चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए, जब मैग्नेटिज्म कह रहे हैं तो आप इससे पहले वाला जो चैप्टर देख रहे थे उसमें भी मैग्नेटिक वाला टर्म था, लेकिन वो करंट के चलते मैग्नेटिक टर्म्स था। ठीक है, ये जो मैग्नेटिज्म है ये सोलली किसी मैग्नेट के चलते होगा। वो बार मैग्नेट हो सकता है, हॉर्सशू मैग्नेट हो सकता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिज्म प्राप्त होता है उसको हम लोग सादा इस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं, चैप्टर 5 में। और मैटर के बारे में कि मैटर कैसा बिहेव करता है, जब कोई मैग्नेट लाते हैं तो मैटर कैसा बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे QM क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोल स्ट्रेंथ को। प्लस वाला जो QM है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस वाला जो है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, ठीक है, उसी तरह का सेम फार्मूलाज यहाँ पे एनालॉगी चलता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से फर्स्ट फार्मूला से। जो फोर्स है दो मैग्नेटिक चार्जेस के बीच में, वो क्या हो रहा है, तो जिस तरह से वहाँ पे K जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q1 Q2 बाई R², यहाँ पे भी वही है, बस 1/4 पाई। ठीक है, ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट है यहाँ का कांस्टेंट, मतलब ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, यहाँ पे क्या आ जाता है कांस्टेंट μ0, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टा चलता है, मतलब ये रेसिप्रोकल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे μ0, 4 पाई Q2 R²। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिमिलैरिटी समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जब डाइपोल का बात करते हैं तो जिस तरह से Q×2 है, Q×2L है, जो 2L क्या होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में, है ना, ये पॉजिटिव है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो इनके बीच का डिस्टेंस को हम 2L कह रहे हैं। बी एक्सियल बोले तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे किसके चलते, एक डाइपोल के चलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल के चलते जो एक्सियल पे आता है वो क्या है, μ0/4 पाई 2mr³। इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना आया था, तो K या 2kp/r³, आप ऐसे याद किए होंगे। K को क्या खोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। उसी तरह से यहाँ पे भी है 2p की जगह पे m r³ और कांस्टेंट 1/4 पाई है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे है, यहाँ पे μ0 ऊपर आ रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। जैसे टॉर्क यहाँ पे m×b, यहाँ पे क्या था P×e, यहाँ पे क्या होगा m×b। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, P फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, M फॉर डाइपोल मोमेंट ड्यू टू पोल चार्जेस। ठीक है, U यहाँ पे क्या है, एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो वहाँ पे क्या आता था -P.E, यहाँ पे क्या है -M.E। ठीक है, डॉट को खोलेंगे तो cos थीटा आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे जो फॉर्मूला आया था फ्लक्स का, जो नेट फ्लक्स हम लोग निकालते थे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस फॉर्मूला से निकालते थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग गॉस लॉ से डायरेक्टली निकालते थे। तो यहाँ पे जो गॉस लॉ लगता है, मैग्नेटिज्म का जो गॉस लॉ है वो भी बड़ा फेमस है। जैसे E.ds है, यहाँ पे B.ds है। E.ds क्या आता था, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे यहाँ पे Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे 0 है और ये ऑलवेज है। ये क्या प्रूव करना चाहता है, ये प्रूव करना चाहता है कि जब आप चार्ज को इनक्लोज कीजिएगा, मैग्नेटिक चार्ज को, तो प्लस वाला को कीजिएगा तो माइनस वाला साथ में हो ही जाएगा। चाहे आप छोटा लीजिए चाहे आप बड़ा लीजिए, वो हमेशा क्या होगा, डाइपोल ही होगा। ठीक है, कभी भी वो सिंगल पोल नहीं हो सकता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये यही बताना चाह रहा है। और यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस भी बनता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस लॉ के हिसाब से बड़ा बढ़िया से समझाया जा सकता है। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक फील्ड के अंदर आ सकता है, गॉस सरफेस के अंदर आ सकता है, सिर्फ प्लस एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ माइनस एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस माइनस एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी एग्जिस्ट करेगा तो दो करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी में पूछा जा सकता है और पूछता है। ठीक है, तो आप किससे प्रूफ कीजिएगा, तो गॉस लॉ, किसका वाला, मैग्नेटिज्म वाला गॉस लॉ। ओके, अब यहाँ पे ये जो 3-4 फार्मूला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला से ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, बी एक्सटर्नल, और ये बी एम बोले तो बी इंटरनल। इसको आप एक्सटर्नल समझिए, इसको इंटरनल समझिए। यहाँ पे हम लिखे भी है बी एम को बी इंटरनल और बी ओ को बी एक्सटर्नल, ये आउट वाला। ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली बात तो μ0 बोले तो परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी, और μ0 क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या बताता है ना, कि कोई मैग्नेट कितना उसके अंदर इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है एयर में कितना होता है। ठीक है, एयर का जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो प्रॉपर्टी बताता है वो है μ0। ठीक है, तो बी एक्सटर्नल क्या है, μ0 H यहाँ पे क्या है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी।
अब जैसे यहाँ पे कोई हम लोग बार मैग्नेट ले रहे थे, इसका स्ट्रेंथ हो सकता है कुछ हो, ठीक है, किसी और का कुछ हो, है ना, अलग अलग बार मैग्नेट का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, तो उसको कौन बता रहा होगा, H। और जब किसी बार मैग्नेट को हम लोग किसी अलग मैटर के पास लेके जाएंगे तो वो हो सकता है अच्छा रिस्पॉन्ड करे, या बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करे, या तो बहुत ख़राब रिस्पॉन्ड करे। नहीं रिस्पॉन्ड करने वाला बात ही नहीं है, या तो अच्छा करेगा, या तो बहुत अच्छा करेगा, या तो सबसे बर्बाद करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ना हम लोग के पास 3 ठो मटेरियल आता है। 3 ठो मटेरियल में कौन कौन सा है, पहला फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक वो है जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, पैरामैग्नेटिक वो है जो ठीक ठाक काम चलाओ करता है, और डायमैग्नेटिक जो है वो रिपेल करेगा, वो थोड़ा सा विपरीत काम कर रहा होगा, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ आपको एक नंबर बताता है, वो है काई। और काई क्या है, BM/B0। मतलब BM बोले तो क्या था, BM और B0 क्या है एक बार समझिएगा। B0 जो है वो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है वो है, और BM क्या है, जो किसी मैटर के अंदर मैग्नेटिक जो इंडक्शन हो रहा है वो है, ठीक है। किसी मैग्नेट को देख करके किसी ऑब्जेक्ट में अगर मैग्नेटिज्म आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। हल्का फुल्का आता है तो पैरामैग्नेटिक है, और एकदम गया गुजरा उसको रिपेल ही करने लगता है तो वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। जैसे लोहा के सामने अगर हम कोई मैग्नेट लेके आएंगे तो लोहा बहुत अच्छा मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, मतलब वो अच्छा फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। डायमैग्नेटिक में जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि मैग्नेट को देख करके वो लोग बिहेव ही नहीं करते, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं लाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिएगा H क्या था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये बाहर का बात है, और ये क्या है, M जो है वो है मैग्नेटाइजेशन, अंदर वाला बात, कि किसी बाहर का मैग्नेट से अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है। जैसे आयरन खुद मैग्नेट था नहीं, लेकिन बाहर वाला अगर आया तो वो मैग्नेट की तरह बनने लगा है, और वो किससे पता चल रहा है, BM से। तो BO अगर होता है तो उसके चलते BM आता है। अच्छा आया, खराब आया या बहुत खराब आया, उसके हिसाब से वी हैव 3 मटेरियल्स, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आप आई होप समझ रहे होंगे। और ये जो काई है ये रेशियो देता है कि कैसा आया है, कैसा बिहेव किया है कोई मैटर बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के चलते। बी इंटरनल बाई बी एक्सटर्नल का जो रेशियो है वो है काई, ठीक है। बी इंटरनल जब लिख रहे होंगे BM तो क्या लिख रहे होंगे, म्यू नॉट M बाई म्यू नॉट H, म्यू नॉट कट रहा होगा तो M/H, ठीक है। ये रेशियो क्या बताता है कि मैटर किस तरह का है, फेरो है, पैरा है या डाई है। अगर काई का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है मतलब मैग्नेटाइजेशन बहुत अच्छा है, अंदर में जो वो क्या बोले बिहेवियर दिखाया है बाहर वाले के चलते, H के चलते, बाहर वाले के चलते, बी एक्सटर्नल के चलते, वो अच्छा है, वो अच्छा है, इसलिए मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मान के चलिए 100 आ रहा था और उसके अंदर इंड्यूस हो गया है 110, मतलब 100 था 110 आ गया, बढ़ गया है, तो काई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अगर 1 के पास है, करीब करीब है, ठीक है, या 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो आप समझिए वो किसका बात हो रहा होगा, पैरामैग्नेटिक का। और अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, कि डाले आप 100 और हो गया है माइनस का 101, ठीक है, उल्टा ही करने लगा है, ठीक है, तो उस समय जो काई है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गया चैप्टर 5 का। तो आगे देखते हैं चैप्टर 6 EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। सबसे पहला जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, B.A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, E.A। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A। डॉट खोलेंगे तो cos थीटा आ रहा होगा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, B मैग्नेटिक फील्ड और A एरिया वेक्टर का, ठीक है। अगर एरिया ये है तो इसका वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स अगर n टर्न्स के लिए ले, ठीक है, ये तो 1 टर्न्स के लिए हो गया, लेकिन अगर कॉइल है, एरिया 1 2 3 4 बहुत सारा ऐसा प्लेट्स लगा हुआ है, तो क्या होगा फिर NB है, ये कॉइल से तो NB है, N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा लॉ है, एक फैराडे लॉ और दूसरा लेंज लॉ, ठीक है। फैराडे लॉ EMF बताता है, क्योंकि जब फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस हो जाता है किसी सर्किट में। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कितना EMF आता है, वो उसका फॉर्मूला EMF इज इक्वल्स टू d∅/dt, दिस इज फैराडे लॉ। लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस साइन आया है ये लेंज साहब के बदौलत आया है, तो ये माइनस साइन के साथ जब आता है तो लेंज लॉ कहलाता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके अपोजिट में
ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस होगा। ये जो ईएमएफ है वो आता है किसके चलते? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के चलते। तो जिधर चेंज हुआ होगा उसके अपोजिट में इंड्यूस हो जाता है ईएमएफ, ठीक है। और ईएमएफ के चलते करंट क्या होता है? तो V बाई आर, वी बोले तो वोल्टेज, और वोल्टेज को ही हम लोग ईएमएफ कह रहे हैं यहाँ, E बाई आर। यहाँ पे एक फोर्स है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या है? तो ये कुछ नहीं, दो फोर्स का समेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या होगा? QE, और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में क्या होगा? QV क्रॉस B। इसी लॉरेंस फोर्स की मदद से ये मोशनल ईएमएफ आता है। मोशनल ईएमएफ कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करो या कुछ भी मोशन कीजिए, है ना, आगे पीछे इधर उधर जब करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए अगर इधर उधर कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस जो आता है वो कितना होता है? LV क्रॉस B, ठीक है। तो या अगर एक दूसरे तीसरे के सब परपेंडिकुलर है तो VBL। यही लिख रहे हैं ईएमएफ ड्यू टू मूविंग कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ कितना आ जाता है? VBL, ठीक है। ओके, फिर आइए इस पे इंडक्टेंस। यहाँ से टॉपिक पूरा इंडक्टेंस का शुरू होता है। दो इंडक्टेंस होता है, एक L और एक M। L का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस और M का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? phi बाई I, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो आएगा वो थोड़ा रिलेटेबल आएगा क्योंकि दो ठो रहता है, एक के चलते दूसरे में आता है। तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू ड्यू टू वन। इसी को लिख रहे हैं phi बाई I, नहीं phi इन वन, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है वन में, करंट किसके चलते था? टू में, मतलब करंट था टू में और चेंज हुआ है वन में, ऐसा। इसी को लिख रहे हैं फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी, और करंट था प्राइमरी में, प्राइमरी में करंट था, सेकेंडरी में फ्लक्स आ रहा था, और फ्लक्स का चेंज के चलते वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या है? -LdI/dt। और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या है? उसको कैसे लिख रहे हैं? तो E1 बोले तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फर्स्ट इज -MdI2 बोले तो करंट इन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू D2, ठीक है। यहाँ पे L जो है वो क्या आता है? L आपको समझना पड़ेगा कि L एक कांस्टेंट है, ठीक है। और वो कांस्टेंट देखिए, ये भी कांस्टेंट n² जो होता है, n² क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये भी कांस्टेंट है, लेंथ और एरिया तो बदलेगा नहीं, तो ये आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी दिखेगा, ठीक है। इसको हम लोग हेनरी में नापते हैं, इंडक्टेंस को हम लोग हेनरी में नापते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आता है वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे L कांस्टेंट था वैसे ही M कांस्टेंट है, जैसा इसका फॉर्मूला है वैसा ही इसका फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो ठो इंडक्टर होता है तो यहाँ जो n² है यहाँ पे N1 N2 होगा, और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड का है तो एरिया सेकंड का और लेंथ भी सेकंड का होगा। लेकिन अगर 1 का होगा तो, है ना, 1 पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आया होगा तो A1 L1, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 आया होगा। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। अब आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जिस तरह से कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, उसी तरह एक इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, ठीक है। तो जो एनर्जी होगा E से दिखा रहे हैं LI²/2 या हाफ LI², ठीक है। जैसे वहाँ पे हाफ CV² था, यहाँ पे हाफ LI² है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, आपको पता है एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है, वो बहुत कुछ बता रहा होता है, ठीक है, कि एक इंडक्टर के अंदर कितना पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है? हाफ 1/μ0b²। इसको आप वहाँ का एनर्जी डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। वो क्या था? हाफ ε0 E का स्क्वायर, ठीक है। हाफ ε0 E का स्क्वायर था। उसी तरह यहाँ पे आया हाफ ε0, यहाँ क्या बन गया? यहाँ का कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का 1/μ0, और E के जगह पे B आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का एक टर्म है, EMF ड्यू टू मूविंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कॉइल मूव करता है, ठीक है, जब कोई कॉइल मूव करता है, ये कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो आपको पता है टॉर्क लगेगा और ये घूमने लगेगा। तो घूमेगा अगर, है ना, बार बार एंगल चेंज होने के कारण, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एंगल चेंज होने के कारण इसमें EMF इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण चेंज हो रहा है? एंगल चेंज करने के चलते,
ठीक है। सोचो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला में हम लोग क्या रखें, फाई को अगर रखें डी एन बी ए, और बी डॉट ए एक्चुअली कॉस थीटा अगर खुल जाए बाई डी टी, तो कोई भी चीज़ इन चारों में अगर चेंज होगा तो आपको समझ आ रहा है कि फ्लक्स चेंज होने लगे, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो जब जब एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज करने का सबसे आसान तरीका जो है वो एसी जनरेटर में, ये एसी जनरेटर वाला बात है, एसी जनरेटर में एंगल बार बार चेंज होकर ईएमएफ आ जाता है, और ईएमएफ कितना आता है, एन डब्ल्यू ए बी साइन थीटा, या इसी को नवाब साइन थीटा लिख रहे हैं। यहाँ पे ओमेगा क्या है, तो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, 2 पाई बाई टी है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अच्छा, मूविंग से एक और बात याद रखिए कि अगर एक रॉड, ठीक है, रॉड अगर मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर जो ईएमएफ आता है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ई जो आता है वो हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, हाफ बवाल का स्क्वायर, ठीक है, हाफ बी डब्ल्यू और एल स्क्वायर, हाफ बी डब्ल्यू एल स्क्वायर, हाफ बवाल का स्क्वायर है ना, एल का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा बात समझ आया होगा।